दोहतरे शीना एपिसोड 3 पांचवा बाब। गांव में जैसे ही ईद आती है तो शादियों की रौनक शुरू हो जाती है। लोग फसलों की काश्त से फारिग होते ही अपने जवानों की शादियों में मसरूफ हो जाते हैं। 3 दिसंबर 1977 का दिन था। हम सुबह जल्दी ही तैयार हो गए थे ताकि नका का खुतबा पढ़वाने के लिए दमक जा सके। दमक इस वक्त शहर का मरकज था। समत और इसके वालिद हमारे घर आए। मैंने सर पर चादर ओढ़ी और बाबा के साथ चल पड़ी। माँ ने दरवाजे तक आकर हमें रुखसत कर दिया, मुझे बोसा दिया और सरगोशी में मेरे लिए दुआ की। मैं बाबा की मोटरसाइकिल पर उनके पीछे बैठ गई, जबकि समत अपने बाबा की मोटरसाइकिल पर उनके पीछे। दमक में फकत एक ही दफ्तर था। दफ्तर का इंचार्ज एक खुश मिजाज सन्नसीदा शख्स था। उसने मेरा और समत का शनाख्ती कार्ड लिया। समत को थोड़ा सा परेशान करने के लिए कहने लगा, जाओ और खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी दुल्हन के शनाख्ती कार्ड पर उसकी तस्वीर नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ूंगा। लिहाजा इस मौके से भरपूर फायदा उठाओ और अपने आप को इस खतरे में ना डालो। हम इसके इस मजाक पर हंस पड़े, लेकिन जब मतवज्जा हुए कि इंचार्ज वाकईन संजीदा है और बगैर तस्वीर वाले शनाख्ती कार्ड पर हरगिज निकाह का खुतबा जारी करने पर आमादा नहीं है, तो पहले हम काफी परेशान हो गए, मगर फिर हाली हाथ लौटने के सिवा कोई चारा ही ना था। अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर कायश वापस आ गए। सब हैरान थे कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। हमने इन्हें सारा माजरा कह दिया और मोटरसाइकिलों को घर में खड़ा किया और मिनी बस पर सवार होकर हमदान चले गए। सुपहर के वक्त हम पहुंचे। समत के वालिद ने कहा, बेहतर है कि पहले तस्वीर बनवा लें। हमदान में एक बहुत ही बड़ा, खूबसूरत और काबिल दीद चौराहा था। चौराहे के बीच की जगह सब्जे और फूल से भरी हुई थी। इनके दरमियान एक बड़ा सा हौज भी था जो पानी से लबालब भरा हुआ था। इस हौज के दरमियान में एक पथरीली सतह पर घोड़े पर सवार शाह का मुजस्समा नस्ब था। घूम फिरकर तस्वीरें बनाने वाला एक फोटोग्राफर वहां तस्वीरें बना रहा था। समत के वालिद कहने लगे, बेहतर है कि यहीं तस्वीर बना लेते हैं। वो गए और फोटोग्राफर से बात करने लगे। फोटोग्राफर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं 70 लीटर तेल वाले एक कंस्टर पर बैठ जाऊं जो शमशाद के दरख्त के पास पड़ा था। फोटोग्राफर स्टैंड पर लगे अपने कैमरे के पीछे खड़ा हो गया। सियाह कपड़ा जो इसने कैमरे के साथ रखा हुआ था उठाया और अपने सर पर रख लिया। फिर अपना हाथ हवा में लेकर जाकर ठहरा दिया और कहा, यहाँ देखो। मैं बैठ गई और बुत बनी फोटोग्राफर के हाथ की तरफ टक टक देखने लगी। थोड़ी देर बाद फोटोग्राफर सियाह कपड़े से बाहर निकला और कहने लगा, आधे घंटे बाद तस्वीर तैयार हो जाएगी। हम थोड़ी देर के लिए चौराहे पर घूमने फिरने लगे, यहाँ तक कि तस्वीर तैयार हो गई। समत के वालिद ने तस्वीर ली और मुझे दे दी। मैं इसमें बहुत ही बुरी और बद्दी लग रही थी। मैंने बाबा की तरफ देखकर कहा, बाबा यानी मेरी शक्ल ऐसी है? बाबा ने भी नागवारी से फोटोग्राफर से कहा, जनाब ये तस्वीर आपने ऐसी क्यों ली है? मेरी बेटी की शक्ल तो ऐसी नहीं है। फोटोग्राफर ने कुछ ना कहा, वो पैसे गिनने में मशगूल था। लेकिन समत के वालिद ने कहा, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है मेरी प्यारी बहू, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। मैंने तस्वीर को अपने बैग में रखा और फिर हम सब समत के वालिद के दोस्त के घर की तरफ चल दिए। रात वहां बसर की। बाबा अलल सुबह चले गए और शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर लगवा लाए। फिर हमारे पास आए ताकि आप सब मिलकर दफ्तर जाएं। दफ्तर के इंचार्ज ने हमारे शनाख्ती कार्ड लिए और बाबा से हक महर पूछने के बाद कहा, हानुम कदम हैर मोहम्मदी कन्नान, मैं आपका वकील हूँ और एक कुरान मजीद और 10,000 तोमान हक महर के बदले आपका अकद आगा। मैंने निकाह खान का बाकी जुमला सुना ही ना था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने बाबा की तरफ देखा और इनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कई बार तकीद के अंदाज में अपना सर हिलाया। मैंने कहा, अपने बाबा की इजाजत से हाँ। निकाह खान ने एक बड़ा सा रजिस्टर मेरे और समत के आगे रख दिया ताकि हम उस पर दस्तखत करें।
میں کبھی اسکول نہیں گئی تھی اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، لہٰذا جس جگہ نکاح خوان نے نشاندہی کی تھی میں نے وہاں انگوٹھا لگا دیا، جبکہ سمد نے دستخط کیے۔ دفتر سے باہر نکلے تو میری کیفیت ہی بدل گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی چیز اور کوئی انسان مجھے میرے بابا سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ سارا وقت روحانسا ہو کر اپنے بابا کے پہلو میں کھڑی رہی اور ایک لحظہ کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہوئی۔ ظہر ہو چکی تھی اور دن کے کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ سمد کے والد نے دیزی کا آرڈر دیا۔ میں اور بابا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ سمد نے اس انداز میں کہ کوئی متوجہ نہ ہو مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں۔ میں نے ایسا ظاہر کیا کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس کے پاؤں ایک جگہ نہیں ٹک رہے تھے، مسلسل ادھر سے ادھر ہو رہے تھے۔ وہ میری میز کے پاس آ کر ٹھہر جاتا اور کہتا، آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ بالآخر اس کے والد کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بس صرف تمہاری کمی ہے، تم ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ کھانا آ گیا۔ اب میرے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ سمد اور اس کے والد کے سامنے کھانا کیسے کھاؤں۔ اوپر سے آنتے قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی، کوئی چارہ نہ تھا۔ جب سب کھانے میں مشغول ہو گئے تو میں نے اپنی چادر منہ پر کھینچی اور سر اوپر کیے بغیر کھانا شروع ہو گئی اور پھر کھاتی ہی چلی گئی۔ سالن بہت مزیدار تھا۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد ہم منی بس پر سوار ہوئے اور اپنے گاؤں کو چل دیے۔ سمد نے آہستگی سے اشارہ کیا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں۔ میں نے آہستہ سے بابا سے کہا، بابا میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بابا میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں جانتی تھی کہ سمد کو میرے اس رویے سے اذیت پہنچی ہے، اس لیے گاؤں پہنچنے تک میں نے ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ ہمارے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کاش پہنچے تو سب ہمارے منتظر تھے، بہنیں، بابیاں اور باقی سب رشتہ دار۔ سب لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف دوڑ پڑے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے، میری آنکھیں چوم رہے تھے۔ سمد اور اس کے والد گھر کے دروازے تک ہمارے ساتھ آئے اور وہیں سے رخصت لے کر چلے گئے۔ سمد کے جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک دن جو ہم نے اکٹھے گزارا ہے، میرا دل اس سے کس قدر مانوس ہو چکا ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ہوتا اور میرے پاس ہوتا۔ رات تک میری آنکھیں دروازے پر لگی رہیں۔ میں منتظر رہی کہ جب بھی دروازہ کھلے تو وہ ہمارے گھر میں داخل ہو، مگر وہ نہ آیا۔ اگلے روز جب ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو مجھے کچھ اچھا محسوس نہ ہوا۔ میں اپنے بابا سے شرما رہی تھی، میں جو کہ بچپن میں ان کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی، اب ایسا محسوس کر رہی تھی میرے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بابا کچھ سوچ رہے تھے اور سر نیچے کیے بغیر کچھ کہے بنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابا گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجھے ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ صحن میں کھڑی مجھے پکار رہی تھی، قدم آؤ سمد آیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسے میں دو سیڑھیاں کر کے ایک ایک کر کے اتری اور پاؤں میں ایک جوتا اور دوسرے پاؤں میں دوسرا جوتا پہنا، بدحواسی کے عالم میں صحن تک پہنچی۔ سمد نے فوجی لباس پہن رکھا تھا، اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پہلی بار میں نے اس سے پہلے اسے سلام کیا۔ وہ مسکرا دیا اور پوچھا، کیسی ہو؟ میری حالت اچھی نہ تھی، میرا دل اتنی جلدی اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں چھونے جا رہا ہوں، میری چھٹی ختم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ شادی تک ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں گے، اپنا خیال رکھنا۔ مجھے رونا آ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں ان موٹے موٹے آنسو کی طرف متوجہ ہوئی جو بے اختیار میرے رخسار پر پھیلتے جا رہے تھے۔ میرا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ میں اپنے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی اس حال میں دیکھ لے۔ میں باغیچے کی طرف چلی گئی اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی جہاں منگنی سے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ اگلے روز شادی کی خصوصی رسومات یکے بعد دیگرے شروع ہو گئی۔ دلہن کا جوڑا، دلہن کی تیاری، دلہے کے گھر جہیز پہنچانا۔ بابا نے میرا جہیز تیار کر لیا تھا۔ بیچارے میرے بابا نے کوئی بھی کسر نہ چھوڑی تھی۔
चीनी से बने खानों से के बर्तन का एक पूरा सेट, 2 बेड, कैलीन, एक चूल्हा, सिलाई मशीन, ऊपर वजीखाने के दूसरे सारे लवाजुमात वगैरह। फिर एक रोज हमारे रिश्तेदार जमा हुए, खुशी खुशी मेरे जहेज का सामान पिकअप पर लादा और मेरे ससुराल ले गए। वहां जाकर एक कमरे में सारा सामान चुन दिया और इसके बाद वो कमरा मेरा और समत का हो गया। छठा बाप। जिस दिन रुश्ती होना थी, इससे एक रात पहले समत भी अपनी चोनी से आ गया। आधी रात तक वो मुख्तलिफ बहानों से हमारे घर आता रहा। अगले रोज मेरा भाई ईमान मेरे पास आया। उसने सुरह रंग की पिकअप नई खरीदी थी। इसने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया। भाभी हदीजा मेरे साथ बैठ गई। मैंने अपना सर नीचे कर रखा था, लेकिन चादर और सुर्ख जाली जो मैंने अपने चेहरे पर डाल रखी थी से बाहर का नजारा कर सकती थी। गांव के बच्चे शोर मचा रहे थे और खुशी से उछलते कूदते गाड़ी की तरफ भाग रहे थे। कुछ तो गाड़ी के पिछले हिस्से पर सवार भी हो गए थे। बच्चों के पाँव की आवाजें इनके ऊपर तले उछलने की वजह से गाड़ी हचकोले खा रही थी। ऐसा लगता था कि गांव के सारे बच्चे गाड़ी पर चढ़ गए हैं। मेरे भाई का दिल अपनी नई गाड़ी के लिए परेशान हो रहा था। वो कहने लगा, अभी गाड़ी की छत नीचे आ जाएगी। समत का घर हमारे घर से चंद गलियों के फासले पर था। शीरी जहां जो इस बात की तरफ मतवज्जा ही न हो पाई थी कि मैं कब गाड़ी पर सवार हुई, घबराई हुई मेरी तरफ आई। वो मेरे सदके वाली जा रही थी। इसी हालत में उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा और खुद दुरूद सलाम पढ़ने लगी। कुरान के साए में मुझे गुजारा। बाबा की कोई खबर न थी। अगरचे हमारे गांव में ये रस्म नहीं थी कि दुल्हन का बाप शादी में हतमन शिरकत करे, मगर फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि इस वक्त बाबा मेरे पास हो। मैं अपनी भाभी खदीजा की मदद से गाड़ी पर सवार हो गई, जबकि मैं और शीरी जहां मसलसल रोई जा रही थी और एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी। खदीजा ने जिस वक्त मुझे और मेरी माँ को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगी। बिलआखिर गाड़ी चल पड़ी और मैं और शीरी जहां एक दूसरे से जुदा हो गई। समत का घर आने तक मैं और खदीजा रोती ही रही। जब हम पहुंचे तो दूल्हा के रिश्तेदार जो हमारे आने के मुंतजिर थे हमारी गाड़ी की तरफ जल्दी से बढ़े। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि मैं उतर सकूं। हरमल की खुशबू पूरी गली में फैली हुई थी। लोग सलावातें पढ़ रहे थे। एक मर्द रिश्तेदार जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी, पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखे गए खूबसूरत अशार पढ़ रहा था और बाकी सारे लोग दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। समत छत पर चला गया था और वो इसके शहबाले मिलकर गली में अनार, कंद और नबात फेंक रहे थे। मैं इंतजार कर रही थी कि कोई नबात या अनार मेरे सर पर भी आ गिरे, मगर समत का जी नहीं चाह रहा था कि वो मेरी तरफ से कोई चीज फेंके मेरी तरफ। शादी की तकरीब के अगले मरहले में मेहमानों को खाना पेश किया गया। दोपहर के वक्त मेहमान अपने अपने घर को चले गए, जबकि करीबी रिश्तेदार ठहर गए और रात के खाने का बंदोबस्त करने लगे। पहले दिन समत और मैं शर्म के मारे कमरे से बाहर ही ना निकले। नाश्ता, दिन और रात का खाना तीनों वक्त समत की माँ तवक में खाना रख कर ले आती और हर बार समत को आवाज देकर चली गई, खाना दरवाजे के पास पड़ा है। हम तो इसी चीज की ताक में बैठे होते थे। जब इत्मीनान हो जाता कि अब बाहर कोई नहीं है तो तबक उठा लाते और खाना खा लेते। हमारे यहाँ ये रस्म थी कि दूसरी रात दुल्हा के घर वाले दुल्हन के घर वालों से मिलने जाते हैं। इस दिन दोपहर ही से मैं बेताब थी और कपड़े पहनकर तैयार होकर कमरे में बैठ गई। मैं चाहती थी कि सबको मालूम हो जाए कि मेरा दिल अपने बाबा और माँ के लिए कितना परेशान है, ताकि वो लोग ज्यादा देर न लगाएं। बिलआखिर रात का खाना खाकर हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे पर लग गए थे। दिल चाहता था कि सबसे ज्यादा तेज दौड़ूं ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। यही वजह थी कि मैं आगे आगे चल रही थी और समत मेरे पीछे पीछे मेरी चादर खींचते हुए आ रहा था। जब हम बाबा के घर पहुंचे तो मुझे अपने आप पर काबू न रहा। जैसे ही बाबा पर नजर पड़ी, अपने आप को इनकी आगोश में गिरा दिया और हमेशा की तरह इन्हें बोसा देना शुरू हो गई।
पहले दाएं आंख, फिर बाईं आंख, फिर दाएं बाएं, रुखसार, नाक की नोक, हत्ता कि इनके कानों तक पर बोसा दे दिए। शिरीजा एक तरफ खड़ी रो रही थी और जेरे लब कह रही थी, खुदाया, खुदा तुझे कभी मायूस ना करे मेरी प्यारी बेटी। समद के घर वाले ताज्जुब से मुझे देख रहे थे, वो इसलिए कि पूरे कायश में ऐसी कोई बेटी न थी जो सबके सामने अपने बाबा को इस तरह बोसे दे रही हो। वो चंद घंटे जो मैंने अपने बाबा के घर में रही थी, मुझे एक और ही तरह का एहसास हो रहा था। ऐसा महसूस होता कि मैं अभी अभी इसी दुनिया में आई हूँ। थोड़ी देर बाबा के पास बैठती, उनके हाथों को अपने हाथों में लेती, इन्हें अपनी आंखों पर लगाती या बोसा देती। कभी शीरी जान के पास जाकर बैठ जाती, इन्हें बाहों में भर लेती और इनके सदके वारी जाती। बिल आहर वापसी का वक्त आ गया। बाबा और माँ से जुदा होना बहुत ही सख्त मरहला था। दरवाजे तक कई बार गई और पलट आई। मैं बाबा को मसलसल बोसे दिए जा रही थी और माँ को इनके बारे में हदायत देते रही थी। शीरी जां, मेरे बाबा का ख्याल रखना। बाबा को मैं आपके हवाले कर कर जा रही हूँ, पहले खुदा के और उसके बाद आप और बाबा। जिस कैफियत में मैं बाबा के घर आई थी, अब वापसी पर इसके बरअक्स आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। छोटे छोटे कदम उठाने की वजह से दूसरों से काफी पीछे रह गई थी। दूसरों की नजरों से बचकर रो रही थी। समद कुछ भी नहीं कह रहा था। उसका ध्यान मेरी तरफ था कि मैं कहीं तंग और हाक आलूद गलियों में जगह जगह पड़े गढ़ों में गिर न जाऊं। अगले रोज समद चला गया और उसे जाना भी था क्योंकि वो फौजी था। उसके जाने से घर मेरे लिए जिंदा का सा हो गया था। समद की माँ हमल से थी। मैं जो बाबा के घर में किसी काम को हाथ न लगाती थी, अब मजबूर थी कि बर्तन धोऊं, झाड़ू लगाऊं और 10-12 अफराद के लिए आटा गूंदूं। मेरे हाथ छोटे थे और आटे को अच्छी तरह से अलट पलट नहीं सकती थी ताकि वो अच्छी तरह से गुंज जाए। अक्टूबर का महीना था। हवा ठंडी हो गई थी और दरख्तों के पत्ते जो जर्द और खुश्क हो चुके थे सहन में गिरते रहते थे। मुझे काफी रोज, बल्कि हर रोज काफी देर तक इस ठंडी हवा में रहकर इन पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा करना पड़ता था। हमारी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। एक रोज समद की माँ अपनी बेटी के घर गई और मुझे कहा कि मैं शैला के घर जा रही हूँ, तुम रात का खाना तैयार कर देना। उन 2 हफ्तों में खाना पकाने के अलावा मैं हर काम कर चुकी थी। अब कोई चारा भी न था। मैं बावर्ची खाने में चली गई जो घर के सेहन में था। मैंने मिट्टी के तेल वाले चूल्हा जलाया और एक देचके में पानी डालकर उसे उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे की आंच मसलसल कम और ज्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन जल्दी जल्दी पंप चलाना पड़ता ताकि चूल्हा बंद न हो जाए। बिल आहर पानी उबल गया। चावल जो मैंने साफ करके रख के धोए थे वो उठाकर इन्हें पानी में डाल दिया। परेशानी से मेरे हाथ बेहिस हो चुके थे। मुझे नहीं मालूम था कि किस वक्त चावलों को चूल्हे से उतारना है। समद की बहन कुबरा मेरी मदद करने लगी। मैं मुसलसल दुआ कर रही थी कि पानी से अच्छी तरह चावल बाहर निकले और मेरी आबरू रह जाए। जब चावल थोड़े से उबल गए तो कुबरा ने कहा, अब उनका वक्त हो गया है, चावल उतार लेते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से चावलों को छलनी में डाला और इनका पानी निकालकर इन्हें छान लिया और फिर इन्हें दम पर लगाकर आलू, गोश्त और प्याज भूनने लगी ताकि पलू तैयार कर सके। रात हो गई थी, सब घर आ गए। मैंने खाना लगाया तो मगर मैं डर के मारे कमरे से नहीं बाहर आ रही थी और बावर्ची खाने में ही बैठकर दुआएं करने लगी। कुबरा ने मुझे आवाज दी। मैं डरती झिझकती कमरे में चली गई। समद की माँ दस्तरखान पर बैठी थी। पलू का हाली तब दस्तरखान के दरमियान में पड़ा था। सब लोग खाना खा रहे थे और कहते जा रहे थे, वाह वाह कितना मजेदार है। अगले रोज एक हमसाई हमारी सास के पास मिलने आई। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। मैंने सुना कि मेरी सास इस हमसाई के सामने मेरे खाने की तारीफें कर रही थी। तुम नहीं जानती, कल रात कदम ने हमारे लिए कितना मजेदार खाना पकाया। इसके पकाने का तो कोई जवाब ही नहीं। आर हो क्यों ना, वो शीरी जां की बेटी ठहरी। ये पहली दफा था मैं इस घर में आराम और सुकून का एहसास कर रही थी। 7वां बाब।
हमारी शादी को 2 माह हो चुके थे। समद की माँ हमल के आखिरी महीने में थी। हम सब इनके दर्दिदा के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। मैं घर के कामों से अभी अभी फारग हुई थी और थोड़ा आराम करना चाहती थी। कुबरा ने सरसीम होकर मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कहा, कदम भागो भागो, माँ की हालत बहुत खराब है। मैं घबराकर अपनी जगह से उठी और इस कमरे की तरफ भागी जहां मेरी सास थी। वो दर्द से दूरी होती जा रही थी। मैं हौस बहता हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने कहा, किसी बंदे को दाई के पास भेजें। मुझे याद आया कि मेरी बहन और भाभी के वादे हमल के वक्त शीरीजा ने क्या क्या काम किया था। मैं अपनी नात के साथ मिलकर एक बड़ा सा समावर ले आई। इसे हमने कमरे के एक कोने में रखा और रोशन कर दिया। मेरी सास का जब दर्द कम हो जाता तो वो हमें हदायत देना शुरू हो जाती। मसलन ये कि उन्होंने नौमौलूद के तमाम कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। ये सारे नकारा कपड़े उन्होंने इस काम के लिए रख छोड़े हैं। सहन की सीढ़ियों के नीचे कुछ बड़े तख्त और साफ रुमाल पड़े हुए थे। मैं और मेरी नंद फिरकी की तरह घूम रही थी और जो जो चीजें जरूरत की थी इन्हें लाकर जमा कर रही थी। बिलआखिर दाई आ गई। सास को इस हालत में देखने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने उनकी तरफ पुश्त कर ली और अपने आप को समावर के साथ मशगूल कर दिया ताकि ऐसा लगे कि मैं इसके फीते को कम या ज्यादा कर रही हूँ, या इन्हें ऐसा महसूस हो कि मैं पानी को देख रही हूँ कि गर्म हुआ या नहीं। मैं अपनी सास के नाला और फरियाद से रोने लगी। मैं उनके लिए दुआ कर रही थी और उनकी चीखें ऊंची होने लगी। थोड़ी देर के बाद एक नामौलूद की मासूम और दिलनवाज गिरिए की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। मेरी सास के इर्द गिर्द बैठी सारी औरतें खुशी से उठ खड़ी हुईं। दाई ने बच्चे को एक खूबसूरत सफेद कपड़े में लिपटा और औरतों के हवाले कर दिया। सब खुश थीं और थोड़ी देर पहले अपने सीनों में रोकी गई अंदेशों भरी सांसों को खुशी से बाहर निकाल रही थी। लेकिन मैं अभी तक कमरे के कोने में बैठी थी। मेरी नंद ने कहा, कदम गर्म पानी से इस तख्त को भर दो। मेरी छोटी नंद भी मेरी मदद को आ गई। हमने जो तख्त संवार की टूटी पर नीचे रखा हुआ था इसके बनने का इंतजार करने लगे। उसने कहा, कदम आओ और अपने देवर को देखो, बहुत ही प्यारा है। तख्त आधा भर चुका था। हमने उसे उठाया और जाकर दाई के सामने रख दिया। मेरी सास अभी तक दर्द की वजह से कर्रा रही थी। औरतें ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। दाई ने एक दफा उन्हें गुस्से से कहा, क्या हो गया है आप लोगों को, खामोश रहें। रिज के सरहाने अपनी इतनी ज्यादा बातें नहीं करते। मुझे अपना काम करने दे। एक बच्चे की पैदाइश में मुश्किल हो रही है। ये जड़वा बच्चे हैं। दोबारा सांसें थम गई और कमरे में फिर एक गहरी खामोशी छा गई। दाई ने थोड़ी कोशिश की और मुझे जो एक तरफ होकर खड़ी थी आवाज दी, भागो भागो, किसी गाड़ी का बंदोबस्त करो, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं भागकर सहन में गई। मेरे ससुर सीढ़ियों पर बैठे थे और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने ताज्जुब से मुझे देखा। मैंने जल्दी जल्दी कहा, बच्चे जड़वा हैं, एक तो पैदा हो गया है जबकि दूसरे की पैदाइश में मुश्किल हो रही है। इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा, गाड़ी का इंतजाम करें। मेरे ससुर खड़े हुए और दोनों हाथ सर पर मारकर कहने लगे, या हुसैन, और जल्दी से गाड़ी में निकल गए। थोड़ी देर बाद मेरे भाई की गाड़ी दरवाजे पर थी। कुछ खवातीन ने मिलकर और मेरी सास को आगोश में लेकर मुश्किल से गाड़ी में सवार किया। मेरी सास का दर्द से बुरा हाल था। मेरे भाई ने कहा, इन्हें रज़ ले जाते हैं। कुछ खवातीन मेरी सास के साथ चली गईं। पीछे मैं, मेरी नंद कुबरा और वो नामौलूद रह गया था जो अभी अभी दुनिया में आया था। हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि इस बच्चे को कैसे संभाले। इसके बदन पर एक लिबास था और वो एक कंबल में लिपटा हुआ था। कुबरा ने इस हालत में इसे मेरे सुपुर्द करते हुए कहा, तुम बच्चे को पकड़ो, मैं पानी में थोड़ी चीनी घोल कर लाती हूँ। मैं बच्चे को आगोश में लेने से डर रही थी। मैंने कहा, बच्चे को तुम ही पकड़ो, चीनी मैं घोलती हूँ। मैंने अपनी नंद के जवाब का इंतजार न किया और संवार की तरफ गई। एक कटोरा उठाया, संवार की टूटी से नीचे रखा और कुछ टुकड़े कंद के भी इसमें डाल दिए और चम्मच से इन्हें हिलाकर रख दिया। बच्चा मसलसल रो रहा था। संवार
کل کل کر رہا تھا۔ اس کی باپ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہے اتنے بڑے سوار کو اب بند کر دینا چاہیے، لیکن اس کام کی فرصت نہ تھی۔ فی الحال سب سے زیادہ ضروری تھا بچہ جو ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے کٹورا کبرا کو دیا۔ میں نے کوشش کی کہ چمچ کے ذریعے بچے کے حلق میں ڈالے، لیکن بچہ اسے نہیں پی رہا تھا۔ وہ منہ کھول رہا تھا تاکہ اپنی ماں کے سینے سے اپنی غذا حاصل کرے، مگر دانتی چمچ اس کے ہونڈوں سے لگ کر اسے اذیت پہنچا رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ رو رہا تھا۔ میری اور کبرا کی حالت اس نومولود سے زیادہ اچھی نہ تھی، لہٰذا جب ہم نے دیکھا اس بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تو ہم دونوں بھی رونے لگی۔ میری ساس نے اسی رات رسن ہسپتال میں دوسرے بچے کو بھی جنم دیا۔ دوسرا نامولود بیٹی تھی۔ اگلے دن صبح انہیں گھر میں لے آئے۔ ابھی وہ ٹھیک سے اپنے بستر پر لیٹے بھی نہ تھے کہ ان کے بیٹے کو ہم نے ان کی بغل میں رکھ دیا تاکہ وہ اسے دودھ پلائیں۔ بچہ پورے اشتہار اور رغبت سے اور گھونٹ بھر بھر کر دودھ پی رہا تھا۔ خوشی سے ہمارے آنسو نکل آئے۔ جڑواں بچوں کی ولادت کے بعد ہم سب کی زندگی میں ایک نیا رنگ تازہ آ گیا تھا۔ میں اس صورتحال سے بہت زیادہ خوش تھی۔ سمد اپنی ڈیوٹی میں مشغول تھا اور ہفتہ میں ایک دن گھر آتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا زیادہ تر وقت احساس تنہائی اور بے چینی میں گزرتا تھا۔ لیکن جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد جب گھر میں مہمانوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا تو میرے کام اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ مجھے سمد کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں ہر وقت مہمانوں کی آؤ بھگت کرنے، گھروں کے جھاڑ پونچھ کرنے، برتن دھونے، صحن میں جھاڑو لگانے، کھانا پکانے میں مشغول رہتی۔ رات کو ہنستا اور بے حال ہو کر کسی جگہ اور کسی چیز کے بارے میں سوچے بغیر ہی گہری نیند میں سو جاتی۔ چند ہفتے بعد سمد گھر آیا تو مجھے دیکھتے ہی حیران ہو گیا۔ قدم، میری جان کی قسم، تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو، مریض تو نہیں ہو کیا؟ میں نے ہنس دی، اور تمہارے نئی بہن بھائی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یہ بات تو میں نے مذاق میں کہی تھی، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ میں اس سے زیادہ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، بشرط یہ کہ میرا شوہر میرے پاس ہی رہے۔ بعض اوقات جب سمد کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا جاتا، میں ماہی بے آب کی طرح بے تاب ہو جاتی اور اس کے آنے تک ادھر ادھر ہوتی رہتی، آنکھیں دروازے پر لگی رہتی۔ میں اس سے کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ 2 دن گھر ہی سے نہ جاؤ، کہیں بھی نہ جاؤ۔ وہ کہتا مجھے کام کے لیے کچھ باہر جانا پڑتا ہے جنہیں مجھے ضرور انجام دینا ہوتے ہیں۔ میرا دل اس کے لیے بے چین ہو جاتا۔ وہ پوچھتا قدم، یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں؟ اسے میرے منہ سے یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے لیے اداس ہو جاتی ہوں۔ میں سر نیچے کر کے میں اسے ٹال دیتی۔ وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر میرے پاس رہے۔ وہ میرے کسی کام میں میرا ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا۔ کہتا تھا یہ بری بات ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں اپنے باپ اور ماں کے سامنے اپنی بیوی کی مدد کروں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو میں تمہارے لیے سارا کام کروں گا۔ وہ میرے پاس بیٹھ جاتا اور کہتا تم کام کرو اور باتیں کرو، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ میں کہتی تم بات کرو۔ وہ کہتا نہیں، تم بات کرو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم باتیں کرتی رہو تاکہ جب میں چھاؤنی میں واپس جاؤں تو تمہاری اور تمہاری باتوں کو یاد کروں اور میرا دل کا اضطراب کچھ کم ہو جائے۔ سمد آتا اور چلا جاتا اور میں اس کی لازمی فوجی تربیت ختم ہونے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو منظم کرنے کی امید کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ جڑواں بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے۔ ہم لوگ جب بھی گھر سے باہر جاتے تو ان میں سے ایک میرے حوالے ہوتا۔ میں زیادہ تر حمید کو اپنی آغوش میں لے لیتی۔ جس رات اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا اور روتا رہا، اس رات میں نے اپنے اندر اس کے لیے مادرانہ جذبات محسوس کیے۔ جو لوگ ہمیں دیکھتے تھے وہ مسکراتے ہوئے ہم سے مذاق کرتے، مبارک ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کب تم بھی صاحب اولاد ہو گئی۔ ایک ماہ بعد میری ساس کی طبیعت کافی سنبھل گئی اور وہ پہلے والی حالت میں واپس آ گئی۔ وہ صبح اٹھ کر روٹیاں پکانے کے لیے جلدی اٹھ جایا کرتی۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ ان سے پہلے بیدار ہو کر تنور روشن کروں اور روٹیاں پکنے تک ان کی مدد کروں۔ اسی وجہ سے میں سحرخیز ہو گئی تھی۔
البتہ بعض اوقات میں سوئی رہتی اور میری ساتھ مجھ سے پہلے بیدار ہو کر خود ہی تنور روشن کرتی اور روٹیاں پکانے لگتی۔ ایسے موقعوں پر مجھے صحن میں جانے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر صبح جب میں بیدار ہوتی تو سب سے پہلے کمرے کے پردے کو ایک طرف کر کے باہر کی طرف دیکھتی تھی۔ اگر وہ پائپ جسے ہم تنور روشن کرنے کے بعد اس کی چمنی پر رکھتے تھے دیوار کے ساتھ پڑا ہوتا تو میں خوش ہو جاتی اور سمجھ جاتی کہ میری سانس ابھی تک بیدار نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ چمنی تنور پر ہوتی تو میں بہت زیادہ سوگوار ہو جاتی۔ وہ گھڑی میرے لیے مصیبت اور رنج سے کم نہ ہوتی۔